जंग के हालात में भारत सरकार फुल एक्शन में है और भारतीयों को सुरक्षित निकालने का तूफानी अभियान तेज हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का मिशन एयरलिफ्ट। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। यूक्रेन पर रूस के हमले के तीसरे दिन वहां फंसे 219 भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया के विमान AI-1943 ने रोमानिया के बुखारेस्ट से मुंबई के लिए उड़ान भरी। विमान में बैठकर छात्र काफी खुश नजर आए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम छात्रों की वापसी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इधर यूक्रेन से भारत आने वाले यात्रियों के लिए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया। यहां से बाहर निकलने के लिए यात्रियों को कोविड-19 टीकाकरण का प्रमाण पत्र या RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके अलावा इस काम के लिए दूतावास ने 3 टीमों का गठन भी किया है। ये टीमें भारतीयों को पश्चिमी यूक्रेन से बाहर निकालने में सहायता करेंगी। सभी फंसे हुए भारतीयों को पोलैंड ले जाया जाएगा, वहां से भारत भेजने की व्यवस्था की जा रही है। उधर पोलैंड बॉर्डर से 36 किलोमीटर पहले बनाए गए कैंप में करीब 800 छात्र पहुंच गए हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए स्टूडेंट्स को कड़ाके की ठंड में करीब 36 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। वहां छात्रों को कल की रात 30 घंटे पोलैंड बॉर्डर पर खुले आसमान में बैठना पड़ा। स्थानीय लोगों ने इन बच्चों को चाय कॉफी पिलाई, इनकी मदद की। लेकिन अब सवाल ये कि मुश्किल की इस घड़ी में छात्र करें तो क्या करें? जंग के बीच से कैसे भारतीय छात्र खुद को निकालें? सवाल यह भी, भारत में बच्चों के परिजन क्या करें? उनकी चिंता कैसे दूर होगी? भारतीय दूतावास से संपर्क कैसे करें? क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत आ रही कि दूतावास से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर कोई पेचीदगी आए तो मुसीबत में वो किससे फोन कर सकते हैं, किससे मदद मांग सकते हैं, किससे अपनी बात कह सकते हैं? ये सब कुछ हम आपको आज मिशन एयरलिफ्ट में बताएंगे। वो नंबर्स भी आपको दिखाएंगे जिन पर आप संपर्क कर सकते हैं, और आपको ईमेल ID भी बताएंगे जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको मिशन एयरलिफ्ट की वो तस्वीर दिखाते हैं जिससे फ्लाइट के अंदर जो छात्र, जो बच्चे बैठे हुए हैं, उनके चेहरे खिले हुए हैं। एयर इंडिया के विमान AI-1943 के भीतर का ये नजारा देखिए। फ्लाइट के अंदर ये छात्र बैठे हैं, 219 छात्र इसमें सवार हैं। बुखारेस्ट से ये फ्लाइट चली है जो मुंबई पहुंचेगी और तकरीबन रात के 8 साढ़े 8 के बीच ये फ्लाइट मुंबई पहुंच जाएगी। मुंबई में इन बच्चों के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, फ्लाइट में बैठने के बाद इन छात्रों के चेहरे पर खुशी थी वतन वापसी की, क्योंकि ये यूक्रेन में फंसे हुए थे। इनको इंतजार था कि इन तक मदद कैसे पहुंचेगी। इसके अलावा एक विमान हंगरी के लिए रवाना हुआ है और ये एयर इंडिया की फ्लाइट है B787। दूसरी एक और फ्लाइट है AI-1941। ये फ्लाइट भी रवाना की गई है। पोलैंड, हंगरी और रोमानिया के रास्ते इन छात्रों को वापस भारत लाया जाएगा। पश्चिमी सीमा की तरफ से छात्रों को बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन साथ ही कई एहतियात बरतने की हिदायत भी दी गई है। जय हिंद बोल दो भाई। जय हिंद। जय हिंद बोल दो भाई। जय हिंद। जय हिंद बोल दो भाई। है जो इस विमान में सवार हैं, ये फ्लाइट बुखारेस्ट से चली है, यानी रोमानिया की राजधानी से, और रात 8 साढ़े 8 बजे के बीच ये मुंबई पहुंच जाएगी। आपको तस्वीरें दिखाते हैं और क्या कुछ कहा गया। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री स्वागत करेंगे मुंबई एयरपोर्ट पर इन छात्रों का जब ये पहुंचेंगे एयरपोर्ट। तो सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि ध्यान रखा जाएगा, हर एक छात्र की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ कुछ हिदायतें भी दी गई हैं। कहा गया है जो जहां है वही बना रहे, जो पश्चिमी सीमा में है वो वहीं पर रहे, वहां से उनको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन जो कीव या पूर्वी की तरफ, पूर्वी इलाकों में फंसे हुए हैं, वो अभी वहीं पे रहें। और सबसे बड़ी बात, जब तक आपका संपर्क एम्बेसी से नहीं होता, अधिकारियों से बात नहीं होती है, तब तक आप कहीं पे भी ना बढ़ें, ताकि अफरा तफरी की स्थिति ना पैदा हो। इसलिए ये हिदायतें जारी की गई हैं। कहा गया है कि सीमा चौकियों पर वही छात्र जाएं जिनकी बात हो गई है, वही भारतीय नागरिक जाएं जिनकी बात हो चुकी है।
एम्बेसी के अधिकारियों ने जिन्हें वहां पहुंचने के लिए कहा है ताकि किसी अफरा तफरी का हालात ना पैदा हो, स्मूथ जो ट्रांजिशन है वो हो। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें खुशी की हैं, उन माँ बाप की सोच है जिनके बच्चे यूक्रेन में थे और वो यहाँ परेशान हो रहे थे। अब यही सभी छात्र रात 8, साढ़े 8 बजे पहुंच जाएंगे। ये AI 1943 फ्लाइट है जो बुखारेस्ट से मुंबई की तरफ आ रही है। और अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अपनी जान बचा के ये लोग छिपे हुए हैं। ये वो जगह है जहां पर ये छात्र रात भर रहे। ये वो जब बमबारी हो रही है, मिसाइलों से हमला हो रहा है, तो बॉम्ब शेल्टर जो बनाए गए हैं वहां पर ये छात्र बने हुए हैं। वहां पर ये लोग अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं और तमाम जो यूक्रेन के लोग हैं वो इन बॉम्ब शेल्टर्स में हैं जहां पर बमुश्किल बैठने की जगह है। रात भर जाग के बिता रहे हैं। हालात बेहद खराब हो चुके हैं। पूर्वी इलाके के लोगों को भी निर्देश दिया गया है, जो छात्र पूर्वी इलाकों में हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पर स्थिति खराब है। उनसे कहा गया है कि वो वहीं बने रहें और वो बाहर ना निकले जब तक उन्हें हिदायत ना दी जाए, जब तक एम्बेसी से उनका संपर्क ना हो। साथ ही साथ भारत सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं जिन पे संपर्क कर सकते हैं, फोन करके बात कर सकते हैं, अपनी बता सकते हैं कि आप किस जगह पर है। और सबसे ये कहा गया है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, अपने पासपोर्ट अपने पास रखें, जितने जरूरी कागजात हैं वो अपने हाथ में रखें। साथ ही साथ वो डॉलर जरूर लेके चले। हालांकि फ्लाइट का इंतजाम भारत सरकार की तरफ से किया गया है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। ये तस्वीर देखिए, कल जब छात्रों का दल निकला तो ये भारत का झंडा था और भारत के झंडे लेकर जो भी दल निकल रहे हैं उन्हें रूस की सेनाएं कुछ नहीं कह रही, क्योंकि पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई थी, उसमें छात्रों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई थी। उन्होंने पुतिन से कहा था कि प्राथमिकता है भारत की कि उनके जो नागरिक, जो छात्र फंसे हुए हैं वो सुरक्षित भारत वापस लौटे, उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए। तो ये तस्वीरें हैं जब भारत का झंडा लेकर ये छात्र निकले। इनके चेहरे की खुशी देखिए, क्योंकि इनको पता था कि अब ये अपने घर पहुंच जाएंगे सुरक्षित। और ये तैयारी सब भारत सरकार की तरफ से की गई है। 3 बॉर्डर है, हंगरी, रोमानिया और पोलैंड के, जहां पर चेक पोस्ट बनाई गई हैं। इन पोस्ट पर ये छात्र पहुंचेंगे और वहां से उसके बाद फिर इनको पहुंचाया जाएगा। भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर आपको दिखाते हैं, एक बार आप ये नंबर देख लीजिए। किसी को भी अगर संपर्क करना हो, टोल फ्री नंबर है ये टोल फ्री नंबर है, सबसे जरूरी नंबर है 1800118797। ये टोल फ्री नंबर है, यानी कहीं से भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी नंबर भी आपको बता देते हैं, 01123012113। इसके अलावा 01123014105, 01123017905। ये 3 नंबर हैं और एक टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर है 1800118797। ईमेल आईडी भी जारी की गई है जिस पे आप मेल कर सकते हैं, आप अपनी बात बता सकते हैं। अगर आप फोन नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो रहा, कोई भी समस्या है तो। और मेल आईडी है सिचुएशन रूम situatiroom@mea.gov.in। फैक्स नंबर भी जारी किया गया, आप चाहें तो फैक्स भी कर सकते हैं। जो छात्र फंसे हुए हैं उनके परिजन अगर फैक्स करना चाहते हैं या वो अपने बच्चों तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं। फैक्स नंबर है 01123088124। ये वो नंबर है जिस पे फैक्स किया जा सकता है। तस्वीरें देखिए जब ये छात्र पहुंचे थे चेक पोस्ट पर। इन छात्रों की सुरक्षित वापसी कैसे सुनिश्चित हो, ये छात्र जो वहां फंसे हुए परेशान हैं वो क्या करें, ये सब जानकारी आज आपको यहां पर ऑपरेशन एयरलिफ्ट में मिलेगा। इंडिया न्यूज की ये मुहिम है और इस मुहिम में हम हर छात्र, हर परिजन तक जानकारी पहुंचाएंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं, पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल हमारे साथ जुड़े हैं, ग्रुप कैप्टन डॉक्टर DK पांडे रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, मनीष नथानी हमारे साथ जुड़े हैं, यूक्रेन में फंसे प्रकाश के भाई हैं, प्रकाश जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इसके अलावा शादाब हमारे साथ हैं, ये यूक्रेन में फंसे हुए हैं इस वक्त शादाब और वहां से निकलना चाहते हैं। लक्ष्य सिंह राजावत हमारे साथ हैं, यूक्रेन से लौटे हुए छात्र हैं, वो वापस आ चुके हैं भारत। सौरभ पांडे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वो भी छात्र हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पुष्पेंद्र राठौड़ हमारे साथ जुड़े हैं, ये भी एक छात्र हैं जो इस वक्त यूक्रेन में हैं। दिया बेनीवाल भी हैं, यूक्रेन में ही फंसी हुई हैं। रमेश बेनीवाल यूक्रेन की छात्रा, दिया के ये पिता हैं, ये हमारे साथ जुड़े हैं।
सुरेश गोयल हमारे साथ हैं, हमारे साथ तमाम लोग बने हुए हैं। सुरेश गोयल जी, जो इस वक्त की स्थिति है इसमें भारत सरकार अपनी तरफ से तमाम इंतजाम कर रही है, लेकिन छात्रों में पैनिक है, उनके परिवार में पैनिक है। जाहिर सी बात है, जो स्थिति है उसमें होगा ही, लेकिन क्या एहतियात सबसे पहले तो आप बता दीजिए इन लोगों को बरतना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि तरीके से काम हो तो आसानी होती है और पैनिक की स्थिति नहीं होती। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा पूरी सहानुभूति है, क्योंकि जो सिचुएशन है उसमें एक तरह से घबराने की जो बात है वो लाजमी सी चीज है एकदम। वो होता है जब आसपास आप देख रहे हैं कि एक वातावरण है और आप आवाजें आ रही हैं, तो उसमें घबराहट होती है और इसके बारे में मुझको सहानुभूति है। लेकिन 2-3 चीजें हैं, जरा ख्याल रखिएगा आप। ये पहली बात तो ये है कि ये जो आवाजें आ रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, इससे भारतीय छात्रों पर अभी तक किसी भी तरह के असर की कोई संभावना नहीं है। इसकी कोई खबर नहीं आई है कि भारतीय छात्रों का कोई नुकसान हुआ हो, कोई परेशानी हुई हो किसी भी तरह से, क्योंकि दोनों ही देश, यूक्रेन भी और रशिया भी, दोनों से ही ये सहमति बन चुकी है कि भारतीय छात्रों को निकलने दिया जाएगा। तो घबराइए नहीं, स्थिति सही नहीं है, लेकिन मैं पूरा भरोसा तो 100% मेरे को अपने बैठने का नहीं हो सकता है, लेकिन 99% मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपको कुछ नहीं होगा। और आपकी सुरक्षा को लेकर के पूरी भारत सरकार, विदेश मंत्रालय सभी चिंतित हैं और सभी पूरी कोशिश करके, ये पूरी कोशिश रहेगी किसी भी छात्र को बिना नुकसान के वो भारत वापस ले आए। तो इस पर भरोसा रखिए। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि बिना घबराए, जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है भारतीय दूतावास से, एम्बेसी से आपको इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि कहाँ है, आप उससे अलग मत होइए। जैसा बताया जा रहा है वैसा कीजिए। अगेन सबसे बड़ी चीज इसमें यह होती है कि अगर आप अपनी मर्जी से कहीं चले जाएंगे तो फिर आपको कहीं किसी भी स्थिति में अगर ढूंढना है, कांटेक्ट करना है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है जी। अगर आप ग्रुप में सब साथ में रहेंगे तो आसानी रहेगी। जो शेल्टर्स हैं वहां पर रहिए, खाने पीने की, एकोमोडेशन की पूरी बंदोबस्त किया जा रहा है। देर हो सकती है कहीं कहीं पर, क्योंकि आप जानते हैं कि कितने छात्र, वहां पर 10,000 छात्र हैं। उन छात्रों को एक साथ में इस तरह इंतजाम करने में टाइम लग जाता है, लेकिन सबका इंतजाम किया जा रहा है। तो आप कह रहे हैं समय लगेगा, इसलिए शांति बनाए रखें, पैनिक मत करें, क्योंकि मदद सब तक पहुंचेगी। जो तरीका बताया गया बस उसको फॉलो करें, सबसे जरूरी ये है। हमारे साथ बहुत सारे छात्र भी जुड़े हैं, जिनमें से यूक्रेन में मौजूद हैं कई। सौरभ पांडे हैं हमारे साथ, जो कि यूक्रेन में इस वक्त हैं। सौरभ, ये बताइए कि आप इस वक्त यूक्रेन में कहां पर हैं और आपने क्या एम्बेसी से संपर्क किया है? आप अभी आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या स्थिति है आपकी? जी, हम लोग हमेशा से टच में रहे हैं, एम्बेसी के ही रूल को फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली में मैम समस्या ये है कि यहाँ पे फूड क्राइसिस अब चालू हो गए हैं। मनी प्रॉब्लम, पहले 1000 ग्रेवेन निकलते थे, अब 200 हो गए हैं। और मतलब सिचुएशन धीरे धीरे पैनिक बन रहा है, क्योंकि यहाँ जिस हिसाब से सिविलियंस को पहले नहीं टारगेट किया जाता था, लेकिन अब शायद ऐसा बोला गया है कि आप लोग भी अटैक करो, तो हो सकता है कहीं न कहीं हम लोग फॉरेनर हैं तो हमारे साथ भी कुछ गलत हो सकता है। इसलिए हम लोग मतलब टेंशन में है कि भाई हमारे परिवारजन देख रहे हैं कि भाई कहाँ फंसे हैं हम, कैसे हैं। सौरभ, आप किस जगह पे हैं? आप किस जगह पे हैं? मैम निप्रो शहर है मेरा। निप्रो में हैं आप इस वक्त, ठीक है। आपको क्या कहा गया एम्बेसी की तरफ से कि आपको कब मूव करना है? कितने लोग और हैं आपके साथ? एम्बेसी मैम मेनली कह रहे हैं कि जब सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा तो हम आपको टाइम रहते जो है इवैक्यूएट कर लेंगे। लेकिन मैम बात है कि ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो रहा है और पैनिक होता जा रहा है ये।
बिल्कुल सौरभ, और सरकार को इस बात का इल्म है और इसीलिए तमाम कोशिश की जा रही, लेकिन एक तरीका है जिसको फॉलो करना पड़ेगा, वरना पैनिक की स्थिति हो जाएगी अगर एक साथ सब पहुंच जाएंगे सब जगह। तो दिया बेनीवाल भी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि इस वक्त यूक्रेन में ही हैं। दिया, ये बताइए कि आप इस वक्त कहाँ हैं, आपके साथ कितने लोग हैं और क्या स्थिति है वहां पर? जी, मैं इस वक्त खार्किव सिटी में हूँ और मेरे साथ अभी फिलहाल हम मेट्रो स्टेशन में अभी क्योंकि 45 मिनट्स पहले सायरन बहुत लाउडली बजना शुरू हो गया था, तो सब लोग मेट्रोज और बंकर्स की तरफ जाना शुरू कर दिए थे। और अभी हम यहाँ पे इंडियंस भी हैं, यूक्रेनियंस भी हैं, सब है, और ब्लास्ट की आवाज भी आ रही है, तो बस मतलब इधर ही है। दिया, आप कह रही हैं आप वहां पर हैं और सायरन बजा तो आप लोग शेल्टर पे आ गए, बॉम्ब शेल्टर पे। ये बताइए कि और क्या परेशानियां हो रही, क्या खाने पीने की चीज आप लोगों को मिल पा रही हैं, पैसे हैं आपके पास, क्या किस तरह के हालात हैं? पैसे की यही है, आप 2-2 घंटे लाइन में खड़े रहोगे, फिर आपको कैश मिलेगा, वो भी आप जितना मतलब बहुत कम अमाउंट, ज्यादा अमाउंट कई एटीएम्स में खत्म भी हो गए हैं, नहीं निकलते हैं, कई में बहुत कम अमाउंट मिलती है। और ग्रोसरीज लेने जाओगे तभी भी यही हाल है, इतनी लंबी लाइन है, 2-3 घंटे से पहले तो मिलने का चांस ही नहीं है। और उसमें भी कभी सायरन बज जाता है तो भागना पड़ता है। यही है कि मतलब खाने पीने की भी दिक्कत आ रही है। आपका एम्बेसी से संपर्क हुआ दिया? एम्बेसी से संपर्क हुआ है? एम्बेसी से हुआ, अभी एम्बेसी की तरफ अभी एक हमारे पास लिस्ट आई है ट्रेन्स की, बट हम उस पे ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन पे ऐसे ही यकीन नहीं कर सकते हैं कि वो जेन्युइन है या नहीं है, कि ट्रेन्स चल रही है, तो वो पता नहीं है कि अभी वो इंफॉर्मेशन की लेजिट है कि नहीं है। ठीक है दिया, आपके पिता हमारे साथ हैं रमेश बेनीवाल, आपके फादर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आप दिया को सुन रहे होंगे, दिया की बातें कि दिया बता रही अपनी हालात। आप अपनी बेटी से सीधे भी बात कर सकते हो, और आप जाहिर सी बात है आप पिता हैं, आपको चिंता हो रही होगी, लेकिन हम यही कहेंगे परेशान मत होइए, सरकार इंतजाम कर रही है और जल्द से जल्द दिया वापस आ जाएगी बाकी छात्रों के साथ। जी मैम, धन्यवाद। रमेश जी, आपकी दिया से बात हुई है पहले इन हालातों में? बात तो रोजाना होती है मैडम। व्हाट्सएप, यही आप ठीक माने इस पैनिक की घड़ी में कि नेटवर्क काम कर रहा है और रोजाना बात हो रही है, लेकिन सिचुएशन बहुत ही ज्यादा रोजाना टेंशन बढ़ता जा रहा है। और 3 दिन से दिया मेट्रो स्टेशन में अंडरग्राउंड में ही है। खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है, पैसे भी इन बच्चों के पास धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी मैं चाहूंगा कि सरकार जल्दी से जल्दी इन बच्चों को, और खार्किव सिटी में बच्चे भी बहुत हैं, इंडियन 2000 के करीब हैं, और रोमानिया बॉर्डर से इसकी दूरी भी काफी अधिक है जी। तो इस पे सरकार कोई योजना बना के इनको जल्दी से जल्दी निकाले, उतना ही अच्छा है। इनका संपर्क हो रहा है। आप इस वक्त दिया से क्या कहना चाहेंगे रमेश जी? दिया से मैं यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, भारत सरकार लगी हुई है प्रयास में, और आपको जल्दी रेस्क्यू करके और इंडिया आप मिलोगे सबसे, और सभी बच्चे अपने परिवार से मिलेंगे। दिया, आप रिस्पॉन्ड कर सकती हैं अपने पापा की बात का? जी, बस यही होप कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सभी चले जाएं, और हमारा ही नहीं बल्कि वॉर भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो सिविलियंस है वो भी, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, वो भी मारे जा रहे हैं। लाइक सब जगह सेम ही होती है, जान तो सबकी एक ही बराबर होती है। तो दिया, जब आपकी पापा से बात होती है तो आप मम्मी पापा, क्योंकि घर में पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, खासतौर पे ऐसे हालात हों तो समझा जा सकता है कि क्या बीतती है घर के लोगों पे जब बच्चे इस हालात में फंसे हों, तो आप क्या उनको सांत्वना देती हैं, उनको समझाती हैं कि पेशेंस रखिए, मैं वापस आ जाऊंगी, ठीक है स्थिति, या पैनिक हो जाती हैं आप भी? क्या स्थिति होती है उनसे बात करने में? नहीं, मैं तो बिल्कुल पैनिक नहीं करती हूँ, जो भी है हो जाएगा, ठीक है, पैनिक करके कुछ नहीं होगा। बस अगर कुछ सोल्यूशन निकल पाएगा तो वो भी नहीं सोच पाएंगे अगर पैनिक करेंगे तो इसलिए मैं तो बिल्कुल पैनिक नहीं कर रही हूँ। रमेश जी, बहुत बहादुर बेटी है आपकी, पैनिक नहीं करती है, शांत रह रही है और मुस्कुरा रही है, इन हालातों में मुस्कुरा रही है, कितनी बड़ी बात है ये। जी जी जी। चलिए, हमारे साथ इस वक्त ग्रुप कैप्टन डॉक्टर DK पांडे भी जुड़े हैं। डॉक्टर पांडे, आपने ऐसी स्थितियां बहुत देखी होंगी, तो ये बताइए कि आपकी
क्या सलाह देंगे इन बच्चों को, इन छात्रों को और उनके परिवार वालों को? क्या तरीका अपनाएं, कैसे रहें? क्योंकि एक एक करके एक प्रोसेस के थ्रू ही इनको वहां से इवैक्यूएट किया जाएगा, एकदम से हो पाए ये संभव नहीं है। देखिए, पहले मैं एक बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जो कूटनीतिक कदम उठाए हैं बहुत ही सराहनीय है। वहां पर अभी हमने देखा कि वहां के बच्चे जो है भयभीत जो हो रहे हैं, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आपके चारों तरफ बम धमाके अगर हो रहे होंगे तो आप डरेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि वो जहां भी है सुरक्षित है। देखिए, मेट्रो का जो अंडरग्राउंड में रखा गया है वो अगर इन केस ऑफ केमिकल वॉरफेयर वो वहां भी सुरक्षित रहेंगे, इसलिए वहां पर रखा गया है। दूसरी बात, जब अगर बमबारी हो रही हो, बम फट रहे हो, तो कोई भी साधन अगर प्रयोग करेंगे तो वो भी प्रभावित हो सकते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। सरकार बिल्कुल सजग है। और जो दूसरा जहाज गया था भारत से लेने के लिए युद्ध शुरू होने के पहले, वो ईरानियन एयर स्पेस में जब एंटर करने वाला था तभी खबर आई कि यूक्रेन ने एयर स्पेस क्लोज कर दिया है। तो वो भारत का जहाज लौट के आया और उसके बाद कूटनीतिक कदम उठाए गए और भारतीय प्रधानमंत्री ने बात किया मिस्टर पुतिन से। और उसके बाद आप ये देखिए कि किसी भी भारतीय छात्र को चोट लगने की या किसी प्रकार के अन्य नुकसान की खबर नहीं है। ये अपने आप में द्योतक है कि कदम जो है वो सराहनीय रहे हैं। अभी जो आवश्यकता है कि जो एम्बेसीज आपको सलाह दे रही हैं उसका पालन करें, सब ग्रुप में रहें ताकि एक खबर जो मिलती है वो सबको मिल जाएगा। आप देखिए कि जो बॉर्डर नियरेस्ट बॉर्डर है वहां पर आपको संपर्क करने के लिए बोला गया है। और जो पोस्ट खोली गई है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, ये पोस्ट अभी बनी है पिछले 2 दिनों में। इसके पहले भारतीय एम्बेसीज ने वहां पर पोस्ट वहां कोई थी नहीं। लेकिन ये किस लिए किया गया? ताकि भारतीय मूल के जो छात्र हैं वो निश्चिंत रहें और सुचारू रूप से पहुंच सके। निश्चित रूप से उनको 530 किलोमीटर 600 किलोमीटर की दूरी कवर करने में समय लगेगा, लेकिन जो जगह जगह है, खार्किव में मुख्य जो केंद्र है छात्रों का वो खार्किव है। खार्किव से रोमानिया बॉर्डर पास है, इसलिए जो है रोमानिया से ही ज्यादातर सहायता पहुंचाई जा रही है। लेकिन अभी आपको धैर्य रखना है और निश्चित रूप से जहाज आज भी पहुंच रहे हैं, कल भी प्लान है 2 जहाज का। और धीरे धीरे देखिए जहाज की संख्या बढ़ाई जा सकती है जी। अगर वहां की स्थिति सामान्य हो और एयरपोर्ट अवेलेबल हो। किस प्रकार से एक एक जहाज वहां पहुंच पा रहा है ये अपने आप में सराहनीय है। स्थिति जो है बिल्कुल अलग है। और ईस्टर्न फ्रंट में युद्ध हो रहा है, वेस्टर्न फ्रंट में जहां पर ये बॉर्डर है वहां पर ही ये जो है सहायता दी जा सकती है। तो कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, इनको मद्देनजर रखना ही होगा। और हमें समझना होगा कि प्राथमिकता ये है कि ये छात्र वापस आए, लेकिन एकदम सुरक्षित वापस आए। इसीलिए इनको जहां से निकाल के इन चेक पोस्ट तक लाना है वो भी एक बड़ा काम है, बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इन छात्रों की सुरक्षित वहां तक पहुंच पाए ये बहुत जरूरी। इस चेक पोस्ट तक 3 चेक पोस्ट बनाई गई हैं हंगरी, रोमानिया और पोलैंड में। इनके बॉर्डर पर ये चेक पोस्ट बनाई गई हैं और फिर इन देशों से फ्लाइट के जरिए इन छात्रों को लाया जाएगा। लेकिन ये जिस जगह फंसे हुए हैं वहां से सुरक्षित निकालना और वहां से छात्र आराम से निकल पाए ताकि पहुंच पाए इन पोस्ट तक, ये सबसे जरूरी है। हमारे साथ लक्ष्य सिंह राजावत जुड़े हैं जो कि यूक्रेन से ही लौटे हैं, छात्र हैं, यूक्रेन में पढ़ रहे थे लेकिन वो वापसी हो चुकी है उनकी। लक्ष्य बताइए कि आप कब लौटे थे, जब आप लौटे थे तब वहां क्या स्थिति थी और आप कहां थे यूक्रेन में? जी मैम, मैं जेफ्रोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, 4th ईयर का। जब मैं लौटा तब इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी जारी हुई थी पहली वाली, उसी को देखते हुए मैंने टिकट कराया था अपना 18 फेब का। तो 19 फेब को मैं यहाँ पे आ गया था। तब वहाँ की स्थिति इतनी कुछ ऐसी कुछ बिगड़ी हुई स्थिति वहाँ पे नहीं थी। मेरे जो फ्रेंड भी थे वो भी टिकट करा रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने 24-25 ऐसे टिकट कराया था, क्योंकि जो प्राइस थी उस टाइम पे बहुत हाई हो गई थी और जो फ्लाइट भी है वो भी बहुत कम थी। इस वजह से अब पर उनकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई जब से वार स्टार्ट हुआ है तब से, तो वो वहीं फंस गए। तो आप कह रहे हैं आप 19 तारीख को आ गए थे, एंटिसिपेट कर लिए होंगे हालात आपने, क्योंकि उस वक्त जब कई छात्रों से हमारी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे यहाँ पे अभी सब ठीक है, सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हालात ठीक है और जरूरत नहीं परेशान होने की। मनीष भी हमारे साथ जुड़े हैं, मनीष भी इस वक्त यूक्रेन में ही हैं। मनीष ये बताइए आप इस वक्त कहाँ हैं और वहां पर स्थिति कैसी, आपके साथ कितने लोग हैं? जी मैडम, मेरे 2 भाई वहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे इंडिया में ही हूँ। मेरे दोनों भाई वहाँ पे ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। वहाँ से अभी वो लोग पूरी टीम के साथ, उनको एम्बेसी के थ्रू बताया गया था कि आप रोमानिया की ओर रवाना करें। 2 दिन वो जैसे भी एम्बेसी उनको फॉलो अप ले रही थी वैसे ही उन्होंने फॉलो लिया है और सब कुछ वैसा ही किया है जैसे एम्बेसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग था। पर कल रात को उनको बताया गया कि आप अगर 100 पीपल्स हैं, एक्चुअली 2 बसेस यहाँ से निकली है ओडिशा के लिए, ओडिशा से रोमानिया बॉर्डर के लिए मैडम।
तो एम्बेसी का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, रोमानिया से भी मिल रहा है और कीव में जो इंडियन एम्बेसी है वहां से और इंडिया की फॉरेन MEA से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मैडम। तो आप कह रहे हैं कि आपके दोनों भाई ओडिशा से जो 2 बस चली हैं उनमें बैठकर रोमानिया की तरफ आ रहे हैं? जी, ये टोटल कुछ 95 से 100 पीपल्स हैं, मतलब स्टूडेंट्स हैं सभी। अच्छा लोकल कोऑपरेशन भी अच्छा मिला है, काफी लोकल्स इंडियंस हैं जो वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, इंडियंस हैं जो वहाँ के ही सिटीजन्स हैं शायद, उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया है, बस से अरेंजमेंट से लेके रूट मैपिंग। बिल्कुल, यही हम सभी छात्रों से और उनके जो परिजन हैं जो सुन रहे हैं, जिनकी बात होती है अपने बच्चों से यूक्रेन में, उनसे कहना चाहेंगे कि सबको निकाला जाएगा, लेकिन समय लग सकता है इसमें थोड़ा, क्योंकि जरूरत है कि सब सुरक्षित रहें, सबकी सुरक्षित वापसी हो, और इसको सुनिश्चित कर रही है भारत सरकार और लगातार इस पर काम भी किया जा रहा है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इंडिया न्यूज का मिशन एयरलिफ्ट लगातार जारी है। जब तक एक एक छात्र की सुरक्षित वापसी नहीं हो जाती, हम इस अभियान को जारी रखेंगे। यूक्रेन से हंगरी पहुंचा भारतीय छात्रों का एक ग्रुप, बुडापेस्ट से भारत लौटेंगे ये सभी छात्र जो पहुंचा है। राहत के बाद छात्रों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। जब ये चेक पोस्ट पे पहुंचे तो इन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। यूक्रेन से हंगरी पहुंचा है भारतीय छात्रों का ये दल। 530 किलोमीटर की दूरी है हंगरी बॉर्डर पर जो चेक पोस्ट बनाई गई है उसकी, कीव से रोमानिया के बॉर्डर पर जो चेक पोस्ट बनाई गई उसकी दूरी 500-700 किलोमीटर। वंदे 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 भारत माता की जय, वंदे 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 भारत माता की जय, वंदे 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 भारत माता की जय। सुरेश गोयल जी, क्या ये अब तक का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन का अभियान है जो सरकार चला रही है, और ऐसे अभियान में कितनी मुश्किल आती है सरकार के लिए? देखिए, मैं तो नहीं कहूं कि सबका अभियान, क्योंकि इससे पहले अभियान आपने सुना होगा इराक और कुवैत से भी हुआ था, सीरिया से हुआ था, और अभी रिसेंटली कहां से हुआ था ये भी। तो अभियान काफी बड़े बड़े हो चुके हैं। देखिए, यहाँ जो अभी हो रहा है यूक्रेन में, 1-2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। इससे पहले जो इवैक्यूएशन हुए उसमें थोड़ी सी वार्निंग थी। जब सिचुएशन खराब होना शुरू हुआ और जब इवैक्यूएशन करना शुरू हुआ, वो धीरे धीरे हुआ, तो हमको इवैक्यूएशन का प्लानिंग करने का टाइम था। यहाँ पर एकदम सडनली अचानक ये चीजें प्रेसिपिटेट हुई हैं, तो प्लानिंग करने का टाइम बहुत कम रहा है। तो इसलिए इवैक्यूएशन में दिक्कतें थोड़ी सी छात्रों को ज्यादा लग सकती हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है जो पहले नहीं थी, कि यहाँ पर किसी भी छात्र को, और मैं दोबारा कहूंगा कि किसी भी छात्र को खतरा नहीं है। सेफ है सब, जहां पर आप वहां पर सेफ हैं। दिक्कतें पेश आएंगी, खाने की थोड़ी सी लाइन में लगना पड़ेगा, मैं मानता हूँ, लेकिन देखिए जब तक जहान है तब तक जहान है। तो थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करके हम सब आपके साथ में हैं, सरकार साथ में आपको निकालने के लिए प्लानिंग हो गई है। देखिए, अब ये नो फ्लाइंग जोन बन गया था। ये 2 चीजें पर बात करके रोमानिया से, हंगरी से, पोलैंड से, उनसे परमिशन लेकर के फ्लाइट शुरू कर दी गई है। 2 दिन में बहुत कम समय होता है, और खास तौर पर जबकि रूट की मैपिंग करनी हो, ये देखना हो कि कहाँ पर जो है खतरा कम है, कहाँ पर ये युद्ध के आसार करने, ताकि आपको रास्ते में रुकावट ना हो। वहां पहुंचने के बाद में बताया कि खाने की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत, एकोमोडेशन चाहिए। अगर 1000 छात्र भी हो, आप जानते हैं कि एकदम से सारा काम नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी कुछ हुआ है। ये तो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन दिक्कतें ज्यादा है क्योंकि अचानक से हुआ है ये। लेकिन फिर भी मैं दोबारा कहूंगा कि आप भरोसा रखिए, किसी को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। आप कह रहे हैं ये अचानक हुआ, बिल्कुल जाहिर सी बात है। कुछ दिन पहले तक एकदम शांति थी, हमारे छात्रों से बात हो रही थी, वो भी कह रहे थे स्थिति ठीक है। सरकार कह रही कि आप हमारी बात सुनिए, जो यूक्रेन की सरकार है उसकी बात मैं कर रही हूं, और यहाँ पर स्थिति ठीक है, इसीलिए छात्र वापस नहीं आए, जो कि भारत सरकार की तरफ से पहले भी कहा गया था। शादाब हमारे साथ जुड़े हैं, यूक्रेन के कीव से इस वक्त हैं। शादाब, ये बताइए कि कीव में अभी स्थिति क्या है, आपके साथ कितने और लोग हैं, और पूरे कीव में क्या आपको जानकारी कितने छात्र हैं जो फंसे हुए हैं, और आपकी क्या एम्बेसी में बातचीत हुई, अधिकारियों से संपर्क हुआ?
जी मैम मैं इस टाइम की मैं हूँ चोकलोविस्की बुलवर्ड 39। मैं बोगुमलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ मैम। मैं इस टाइम मैम मैं हॉस्टल में हूँ, यूनिवर्सिटी का हॉस्टल नंबर 7 में हूँ मैम। यहाँ काफी बच्चे स्टक हैं और मैम जो बच्चे हैं और अगर सायरन बजता है तो तुरंत मैम बेसमेंट में जाने का ऑर्डर आता है। तो फिलहाल मैम अभी 2 घंटे से स्थिति नॉर्मल है। 2 घंटे से कोई हमें ब्लास्ट की अभी आवाज नहीं आई है, वरना मैम रात 12 बजे से लेके कंटिन्यू 2 घंटे पहले से ब्लास्ट की आवाज आ रही थी। और हमारी बोगुमलेट्स यूनिवर्सिटी के मैम यूनिवर्सिटी के सामने एक ज़ूलॉजिकल पार्क है मैम, वहां से मैम ब्लास्ट की सुनने की न्यूज आई थी हमारी। आप कह रहे हैं कि ब्लास्ट की खबर आई थी अभी। पुष्पेंद्र राठौर भी हमारे शायद साथ जुड़े हैं यूक्रेन से। पुष्पेंद्र, ये बताइए आप इस वक्त कहाँ हैं, हालात क्या हैं, कितने और लोग आपके साथ हैं, आपके पास खाने पीने की चीजें, उसकी कोई परेशानी तो नहीं? मैम मैं दैनिप्रो सिटी से जुड़ा हूँ। तो यहाँ पे सिचुएशन पैनिक की है, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि यहाँ कब कैसी सिचुएशन बन जाए। अभी तक फिलहाल ठीक है, लेकिन यहाँ खाने पीने की समस्याएं कब चालू हो जाएंगी नहीं जानते, क्योंकि हम लोगों के पास लिमिटेड ग्रोसरीज हैं। ये बताइए आपका क्या एम्बेसी में संपर्क हुआ, अधिकारियों से बात हुई, आपको कोई जानकारी दी गई कि आप लोगों को कब मूव करना है, कितने लोग आपके साथ हैं? नहीं मैम, हम लोगों ने ट्राई किया यहाँ से कांटेक्ट करने का, वैसे तो फोन ही नहीं वहाँ उठा रहे या लग नहीं रहा। और बात हुई कुछ लोगों की, तो एम्बेसी से सीधा ये रिस्पॉन्स आ रहा, अभी हम नहीं जानते कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा और कब तक तुम लोगों को यहाँ रहना है। अच्छा, कोई क्लियर वहां से रिस्पॉन्स ही नहीं है। हम लोगों ने ये भी बोला कि जैसे अदर सिटी से स्टूडेंटों को इवैक्यूएट किया जा रहा, हम लोगों के लिए क्या प्लानिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ से बॉर्डर बहुत दूर है, 600-700 किलोमीटर दूर है, 10 से 15 घंटे का रास्ता है। तो हम लोग ऐसे नहीं जा सकते। उन्होंने ये भी बोल दिया कि हम ये अपनी जिम्मेदारी नहीं ले जा सकते। सरकार ना जगह, जिस जगह आप हैं या जो भी छात्र हैं, उस जगह की क्या स्थिति है इस वक्त, वहां पर खतरे का स्तर कितना है, इस हिसाब से भी तय कर रही है कि कहां से किसको पहले निकालना है। जहां पर ज्यादा दिक्कत, ज्यादा समस्या है, वहां के छात्रों को पहले निकाला जा रहा है। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं इतना बड़ा इवैक्यूएशन का अभियान है, तो ये प्रोसेस से ही चलेगा, तरीके से ही चलेगा, क्योंकि एक साथ सबको निकाल पाना संभव नहीं है। सौरभ पांडे हमारे साथ हैं। सौरभ, ये बताइए कि कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या और भी लोग हैं छात्रों के अलावा जो वहां पर फंसे हुए हैं? आप लोगों को क्या पैसे निकालने में भी अब दिक्कत हो रही है? खाने पीने का सामान आप लोगों ने क्या स्टोर कर लिया है या उसमें भी अब राशनिंग हो गई है? मैम हम लोगों ने तो रख लिया था कम से कम 7-8 दिन के लिए राशन पानी, लेकिन समस्या ये आ रही है कि अब धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती जाएंगी तो बाद में खाने में दिक्कत आएगी, महंगाई का दर अपना बढ़ता जाएगा। हम लोग पैसे निकालने के लिए, यहाँ कैश ही चल रहा है, अब कार्ड नहीं यूज हो रहा है, तो इसमें अब समस्या आएगी ही। क्योंकि अब यहाँ पे मैम मेन समस्या ये है कि अभी जितना भी था वो सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे सारा परेशानी क्रिएट होता जाएगा। सौरभ, आप किस जगह पे हैं? मैम निप्रो शहर। निप्रो शहर में, ठीक है। जी सौरभ, आपको ये जानकारी है ये कीव से कितनी दूर है और वहां से आपको किस बॉर्डर पे जाना होगा, अगर जाना होगा तो? हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, कहाँ पे कोई जानकारी दी गई आपको? मैम हमने देखा तो पोलैंड यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर है, लेकिन समस्या ये है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे पास ऐसा नहीं है कि आप देख ही रही हैं कि जिस हिसाब से कार हो या कोई और, उसमें बहुत मतलब दिक्कत आएंगी ना। में अभी वहां पर इस वक्त हालात क्या है निप्रो में? अभी तो ठीक है मैम, लेकिन आगे का कह नहीं सकते हैं। जब तक आपको कहा ना जाए, जब तक आपका एम्बेसी से संपर्क ना हो, अधिकारी ना कहे, तब तक आप ना निकलिए। जहां पर हैं वहीं पर रहिए, क्योंकि वही जगह सुरक्षित है। बाहर आप निकलेंगे तो खतरा हो सकता है, और साथ ही साथ जब भी निकलें तो अपने साथ अगर फ्लैग रखेंगे, आप इंडिया का, भारत का झंडा रखेंगे तो आपको आसानी होगी। लेकिन जब तक आपका संपर्क ना हो एम्बेसी से, अधिकारियों से बातचीत ना हो, वो आपको बताए ना कि आपको किस बॉर्डर पे पहुंचना है, तब तक आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग ना निकलें। डॉक्टर पांडे, ओके मैम। जी ये बताइए कि क्या
पहले सरकार की तरफ से कहा गया था छात्रों को कि आप लोग निकल जाइए, जो लोग वापस आना चाहते हैं वापस आ जाएं, एडवाइजरी जारी की गई या कहा गया, उसके बयान आए ऐसी बातें, लेकिन तब तक लगता रहा कि स्थिति ठीक है, स्थिति काबू में है, कोई ऐसे हालात नहीं है, क्योंकि यूक्रेन की सरकार भी आश्वासन देती रही, लेकिन एकदम से ये हालात बिगड़ गए जिसके किसी को अंदेशा नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जहां तक बात है कि कूटनीतिक तैयारियां तो हो रही थी, प्रयास हो रहे थे, लेकिन ना स्थिति अचानक जो बदल जाएगी ये किसी को अनुमान नहीं था, अन्यथा ये चीजें पहले हो जाती। दूसरी बात जो है ये ध्यान रखने की है कि हमारे कूटनीतिक संबंध सभी देशों के साथ बहुत अच्छे हैं, उनकी वजह से ही हम ये जो हमारा मिशन चल रहा है वो सक्सेसफुल हो पा रहा है। समय लगेगा, मंजिल दूर है, लेकिन असंभव नहीं है ये मिशन। और ये युद्ध बहुत लंबा चलने वाला नहीं है, क्योंकि रूस के पास वो इतनी बड़ी विशालकाय सेना है जिसका कि यूक्रेन मुकाबला नहीं कर सकता। ये मात्र एक दिन और जा सकता है, क्योंकि रूसी सेनाएं कीव तक पहुंच चुकी हैं। अब ये मात्र 6 से 12 घंटे या 24 घंटे, इससे ज्यादा ये युद्ध चलने का नहीं है। तो धैर्य बनाइए रखिए। ये हम सभी समझते हैं जो भारत में हैं कि आप परेशान हैं, संसाधन सीमित हैं, लेकिन अब इन परिस्थितियों में, इन विषम परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने के अलावा हमारे पास और कोई उपचार नहीं है। तो जो एम्बेसीज प्रयास कर रहे हैं, एम्बेसीज आपको सूचना देंगी, आप उस हिसाब से कार्रवाई करें, और जो आपके पास भोजन है उसको संभाल के रखिए, और जो व्यवस्था हो, पैनिक मत करिए। देखिए, अगर आप पैनिक करेंगे तो जो स्थिति आपके कंट्रोल में है वो दिमागी तौर पर बहुत परेशान हो जाएंगे और आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। बिल्कुल, तो आप पैनिक न करें, आराम से रहें। सुरेश गोयल जी, आप इन छात्रों को और उनके परिजनों को जो इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूंगा कि जो मेरा अपना असेसमेंट है, क्योंकि मैं काफी 3 दिन से लगातार मैं देख रहा हूं कि यूक्रेन में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो पहले तो मैं यही रिपीट करना चाहूंगा कि जहां तक मेरी उम्मीद है, जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के कम से कम जल्दी ही समाप्त होने की उम्मीद। और मेरा अपना असेसमेंट ये है कि कीव, खास तौर पर कीव से अभी बात कर रहे थे, जो कि कीव खास तौर पर जल्दी ही कंट्रोल में आ जाएगा। तो वहां पर खतरा कम होने की उम्मीद है। जैसे ही कीव का खतरा कम होगा, बाकी जगह भी खतरा कम हो जाएगा। तो पहली बात तो ये, धैर्य रखिए, पेशेंस। और इस समय सबसे ज्यादा आप लोग अभी यंग हैं, काफी शक्ति है आप लोगों में धैर्य रखने की भी। जी बिल्कुल, यानी ये समझना होगा कि आप जंग के हालात में इस वक्त फंसे हुए हैं, आप सुरक्षित रहें, आपकी जान बची रहे, सबसे जरूरी है। आपको सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से पूरा आश्वासन है कि सरकार आपको निकालने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन स्थितियां बहुत ही असामान्य हैं, इसलिए थोड़ा वक्त लग सकता है। धैर्य बनाए रखिए। आप सबका, मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो छात्र हमारे साथ जुड़े, हम उम्मीद करते हैं वो जल्द से जल्द भारत वापस लौटें। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।